महाराष्ट्र में जुगाड़ की सरकार बनने के बाद कांग्रेस कोटे की एक महिला मंत्री ने कहा था कि विकास तो होगा, लेकिन पहले हमें अपनी जेबें तो भरने दो। महिला मंत्री का ये वीडियो सामने आने के बाद काफी साफ सफाई दी गई, लेकिन महाराष्ट्र के हालात वैसे ही हैं। कोरोना से लड़ने में उद्धव ठाकरे की सरकार तो पूरी तरह से नाकाम है ही, लेकिन अपनी जेबें भरने का काम पूरी सफाई से हो रहा है। कोरोना काल में माल कमाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो क्वारंटीन सेंटर को ही कमाई का जरिया बना लिया। बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे सरकार पर सैकड़ों करोड़ के कोरोना खाना घोटाले का आरोप लगाया। सोमैया का कहना है कि अलग अलग इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटर में खाने के रेट में अंतर है। किरीट सोमैया ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में पीड़ित लोगों को जो 2 वक्त का खाना और चाय दी जा रही है, वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग रेट पर पेमेंट हो रही है उसकी। बीजेपी नेता ने रेट में अंतर का दावा करते हुए एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पूर्वी उपनगर में प्रति व्यक्ति खाने का रेट 172 रुपए है, तो दादर इलाके में 372 रुपए, अंधेरी में 350 रुपए, तो थाने में 415 रुपए। मतलब इलाका बदलते ही रेट बदल जाता है। इसके पीछे कौन सा तर्क है, ये बताने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा सामने नहीं आया। सिर्फ खाना ही नहीं, मुंबई के अस्पतालों में भी बुरा हाल है। कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, शहर के अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। जनता की तो छोड़िए, मुंबई पुलिस के एक अफसर तक को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं मिला। मरने वाले पुलिस अफसर की ड्यूटी हॉटस्पॉट धारावी में थी और इन्होंने 1 महीने पहले ही फेसबुक पर पुलिस जवानों के लिए चिंता जताई थी। शाहूनगर थाने के 32 साल के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल कुलकर्णी को सही समय पर इलाज मिल जाता तो कोरोना की लड़ाई में शायद उनकी जान नहीं जाती। अप्रैल में कुलकर्णी ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिखा था, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है और हम अपनी जान दे रहे हैं। वक्त कोरोना संकट का है। देश इस संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे हैं जो बेबसी और मजबूरी की दुकानदारी सजाए बैठे हैं। कोई बेबस मजदूरों की तस्वीरें बेच रहा है, तो कोई पाकिस्तान की तस्वीरें इस अंदाज में साझा कर रहा है, मतलब सबके पीछे की कहानी बस प्रोपेगेंडा फैलाने की है। ऐसा ही कुछ फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन्हें लपेटे में लिया। हाल ही में शबाना आजमी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 2 छोटे बच्चों की तस्वीर साझा की और इस तस्वीर में एक छोटा लड़का एक बच्चे को अपनी गोद में बैठाए है। एक्ट्रेस ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, हार्ट ब्रेकिंग। शबाना के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने रिएक्ट किया। शबाना आजमी की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए संबित पात्रा ने एक और तस्वीर शेयर की जिसमें वही दोनों बच्चे नजर आए थे। हालांकि इस फोटो को शेयर करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि ये फोटो पाकिस्तान का है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस मुश्किल वक्त में दिल तोड़ने वाला प्रोपेगेंडा। संबित पात्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए शबाना आजमी ने लिखा कि ये प्रोपेगेंडा कैसे है, मैंने तो केवल हार्ट ब्रेकिंग शब्द का इस्तेमाल किया। संबित पात्रा ने इस शब्द का जवाब देते हुए कहा, मैम आप चिंतित ना हो, मैं तो बस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हार्ट ब्रेकिंग कह रहा हूँ। देखिए ना, पाकिस्तान के पास खाने को नहीं है धेला, चला है बनाने नया पाकिस्तान का रेला। आपको अपराध बोध नहीं होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड से गांधी वाड्रा परिवार को सबसे ज्यादा परेशानी थी और है। क्या राहुल, क्या सोनिया और क्या प्रियंका वाड्रा, सबने बार बार इस फंड पर सवाल उठाए। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार की खुजली शांत नहीं हुई। सोनिया गांधी बाकायदा वीडियो जारी कर इस फंड पर अपनी भड़ास निकालती है, जो अब उनके लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। इस वीडियो के आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी के ट्वीट को लेकर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत करने वाला शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ वकील भी है। शिकायत में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए ट्वीट को लेकर हुई है। शिकायत प्रवीण केवी नाम के शख्स ने की है। वो बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ साथ वकील भी है। उसने शिकायत 11 मई को की थी। शिवमोगा पुलिस ने अब उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। किस ट्वीट के लिए शिकायत दर्ज हुई है, ये फिलहाल साफ नहीं है। सोनिया गांधी की बात करें तो वो खुद भी पीएम केयर्स फंड पर निशाना साध चुकी हैं। एक वीडियो बयान जारी कर इसी महीने सोनिया ने प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते हुए पीएम केयर्स फंड पर भी हमला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
राहुल गांधी कोरोना काल में देश का अर्थशास्त्र बांच रहे हैं। कभी आर्थिक सुनामी की बात करते हैं तो कभी तूफान की। ये कांग्रेस के वही नेता हैं जिन्होंने संसद में चीख चीख कर कहा था, हाँ मैं पप्पू हूँ। अपने हिसाब से शायद उन्होंने ये बात सच ही कही होगी। राहुल अक्सर गुस्से में कहते हैं और सोचते हैं कि भूकंप आ जाएगा, सब उलट पलट हो जाएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि अपने बारे में मुगालता पाले बैठे राहुल गांधी कायदे से अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ठीक से श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए। राहुल ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो हरकत की वो समूची कांग्रेस पार्टी को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ट्वीट किए। जाहिर है 2 ट्वीट में गलतियां थीं, दोनों को राहुल ने डिलीट कर दिया, लेकिन तीसरे ट्वीट में भी गलतियां रह गई। आइए हम आपको बताते हैं तीनों ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या गलती की। पहले ट्वीट में राहुल गांधी ने गलत वाक्य लिखा कि राजीव जी देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इसमें राजीव जी के बाद विभक्ति ने का प्रयोग करना राहुल भूल गए, जो किया जाना जरूरी था। राहुल को लिखना चाहिए था कि राजीव जी ने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। इसके बाद इसी ट्वीट के तीसरे वाक्य में उन्होंने दूरदेशी शब्द का प्रयोग किया, जबकि दूरदर्शिता शब्द ज्यादा बेहतर होता। दूरदेशी एक सामान्य और चलता प्रयोग है। ट्वीट के अंतिम वाक्य में राहुल ने एक बार फिर गलती की। पिता के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं होता। स्नेह शब्द अपने से छोटे के लिए प्रयोग में लाने की परंपरा रही है, लेकिन राहुल ने ऐसा ही किया। विराम चिन्हों का प्रयोग में भी राहुल गलती कर बैठे। किसी भी अर्धविराम या पूर्ण विराम के बाद स्पेस नहीं छोड़ा गया है, जबकि एक स्पेस छोड़ने के बाद ही नए वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए। अब देखिए कि अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या चमत्कार किया। अपने दूसरे ट्वीट में राहुल ने दूरदेशी शब्द का प्रयोग किया और पिता के लिए स्नेह शब्द का। विराम चिन्हों की गलतियां पहले ट्वीट जैसी ही हैं। तीसरे ट्वीट में भी वही दूरदेशी स्नेह और विराम चिन्हों की गलतियां राहुल गांधी ने दोहराई। कोरोना संकट पर मोदी सरकार के आर्थिक पैकेज की आलोचना करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बंगाल के लिए एक बड़ा शून्य साबित हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां एक तरफ कोरोना महामारी को लेकर राजनीति कर रही है, वहीं राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन की मनमानी के चलते नर्सेज नौकरियां छोड़ने को मजबूर हैं। कोलकाता में नौकरी कर रही मणिपुर की 185 नर्सों ने ममता सरकार के रवैये से आकर नौकरी छोड़ दी है। नर्सों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव और जातिवादी टिप्पणियां की जाती थी। यहां तक कि कई बार लोग हम पर थूक भी देते हैं। ये सभी नर्सें मणिपुर की रहने वाली हैं। नर्सों ने बताया कि नौकरी छोड़कर हम खुश नहीं हैं, हमें वहां होना चाहिए था, लेकिन बार बार मांग के बाद भी हमारी परेशानियों को दूर नहीं किया गया। पीपी किट न होने के कारण लोग हमसे सवाल कर रहे थे। लोग कोरोना वायरस को लेकर ताना भी दे रहे थे। इससे परेशान होकर हमने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। हम इम्फाल वापस आ गए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अभी तक पश्चिम बंगाल में कोरोना से 250 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 1961 हो गई है। ममता सरकार पर कोरोना के मामले छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। प्रियंका वाड्रा की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ को बस पॉलिटिक्स में लपेटने की थी, लेकिन वो कांग्रेस के सड़े हुए सिस्टम के चलते बैकफायर हो गया। ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रियंका गांधी को पीछे हटते या राहुल गांधी की तरह मुद्दा छोड़कर आगे बढ़ते या सोनिया गांधी की तरह नजरअंदाज करते देखने को नहीं मिला है। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, जिससे राहुल गांधी ही नहीं सोनिया गांधी भी दूसरी पारी में सबक के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं की चेतावनी भरी सलाह को नजरअंदाज करने वाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या प्रियंका गांधी की मौजूदा फजीहत से कोई सबक लेंगे? मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए बसें भेजने के मामले में प्रियंका गांधी की जो फजीहत हो रही है, लगता नहीं कि उनको इस बात का कोई अंदाजा रहा होगा। अगर जरा भी इस बात का एहसास होता कि ऐसी गड़बड़ी हो सकती है तो कई बार सोचती और ये भी हो सकता है कि टाल देती। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि हमले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार का रिस्पांस कैसा होगा। प्रियंका गांधी ने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि बसों की सूची मांगी जाएगी और फिर जांच पड़ताल भी शुरू हो जाएगी। बसों की सूची में मिले ऑटो और बाइक के नंबर्स को लेकर जो बवाल हुआ वो तो शुरुआत थी, राजनीति तो अब शुरू हुई है।
कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है। वैसे तो सब चलता है, लेकिन ऐसे मौकों पर नहीं चलता। हो सकता है कि बसों की लिस्ट और फिर वैसे ही बसें भी मांग ली गई हों, लेकिन प्रियंका गांधी को इस बात के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। स्क्रूटनी तो होगी ही, कागजात सही तो होने ही चाहिए। मदद के लिए कानून को ताक पर तो नहीं रखा जा सकता, वो भी तब जब राजनीति के तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए मजदूरों के सबसे बड़े मददगार होने का क्रेडिट लेना हो। लगता तो ऐसा ही है कि ये सब कांग्रेस में कभी पनपे और बाद में फले फूले ऐसे ही कल्चर का ये नतीजा है। राहुल गांधी जिस सिस्टम को सुधारने की बातें करते रहे, उसी सिस्टम ने उनको नाकाम नेता साबित कर दिया। उसी सिस्टम ने दूसरी पारी में सोनिया गांधी को भी पंगु बनाकर रखा है और प्रियंका गांधी के साथ जो हुआ वो ताजा तरीन मिसाल है।